Good morning, all of you. Page 177. Page 177. मेरे को बताइए अनलिस्टेड शेयर्स जो है उसका कंसिडरेशन क्या होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर. एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर. मेरे को यह भी बताइए बोनस शेयर्स का कॉस्ट क्या होता है? सब बोनस शेयर्स का कॉस्ट होता है निल. लेकिन अगर बोनस शेयर्स हम लोग को 1 अप्रैल 2001 के पहले मिला हुआ हो, देन वी शैल टेक कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हाइयर, जो मोस्टली फेयर मार्केट वैल्यू होता है. आर यू ओके विद दिस? आर यू ओके विद दिस? इशू 1 और 2 पर पेज 181 क्वेश्चन 38. ओ एक सेकंड, आई एम सॉरी, इसमें राइट शेयर्स तो बताया ही नहीं था. मेरे को बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई एम सॉरी एक टॉपिक रह गया था. मेरे को बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स. बोनस शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है एट अ कंसेशनल रेट. सपोज एक कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस जो है वो 600 रुपया है. कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो ये क्या होगा? बोनस शेयर्स. लेकिन वही कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को बोलता है कि नहीं, 600 का शेयर हम तुमको 200 रुपया में देंगे, तो ये हो जाएगा राइट शेयर्स. बोनस शेयर भी हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, राइट शेयर्स भी हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं. The only difference is बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है एट अ कंसेशनल रेट. फॉर एग्जाम्पल आप बोनस शेयर जो है मे बी 500 रुपए का फ्री में दे देंगे, लेकिन राइट शेयर क्या होगा? 500 रुपया कंपनी के फेयर मार्केट वैल्यू है, कंपनी आपको 200 रुपया में ऑफर कर देगा. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इसको रीड करिए. तो कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? जब भी राइट शेयर्स आएगा ना, कंपनी आपको एक फॉर्म भेजेगा, और उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं राइट एंटाइटलमेंट. हाँ, कंपनी आपको क्या फॉर्म भेजेगा? कंपनी आपको फॉर्म भेजेगा कि देखो 1000 शेयर आपके पास है, आप 1000 शेयर और खरीद सकते हैं. कितना में खरीद सकते हैं? 200 रुपया में. ऑल्दो आवर फेयर मार्केट वैल्यू इज 800, लेकिन आप 1000 शेयर कितना में खरीद सकते हैं? 200 में. कंपनी आपको एक राइट एंटाइटलमेंट का फॉर्म भेजेगा. ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो 200 रुपया देकर शेयर्स खरीद सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को ही बेच सकते हैं. इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंटाइटलमेंट. इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंटाइटलमेंट. आपने क्या किया? वो फॉर्म जो है वो 50 रुपया करके बेच दिया. वो फॉर्म क्या किया? 50 रुपया करके बेच दिया मेरे को. अगर आप खरीदते तो कॉस्ट कितना होता? 200. मैंने खरीदा तो कॉस्ट कितना है? 250. 50 रुपया फॉर्म का और 200 रुपया शेयर्स का. मेरे को फिर से बताइए क्या हो रहा है? बोले सर हम लोग को क्लैरिटी है, अनलिस्टेड शेयर्स का कंसिडरेशन होता है एक्चुअल सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हाइयर. बोनस शेयर्स का कॉस्ट निल है, लेकिन 2001 के पहले मिले तो 2001 का मार्केट प्राइस लिया जा सकता है बिकॉज दैट्स हाइयर.
राइट शेयर्स में भी मार्केट प्राइस 800 था, कंपनी 200 में लाया, मैं खरीदूंगा तो कॉस्ट होगा 200, लेकिन मैंने नहीं खरीदा, मैंने फॉर्म आपको बेच दिया, आप खरीदेंगे तो कॉस्ट क्या होगा? सपोज 250। 250 कैसे? 50 रुपया फॉर्म खरीदने का और 200 रुपया शेयर्स का। ये एग्जांपल चेक करिए। X holds 1000 shares in A Limited. Company made a right issue of 1:1 at 200 per share. मार्केट प्राइस कितना है? 800। तो कंपनी खरीदेगा तो कॉस्ट 200 होगा, और सामने वाला खरीदेगा तो 250। लेकिन मेरे लिए तो 50 रुपया पूरा कैपिटल गेन है, क्योंकि मैंने तो फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर किया था और आपको 50 रुपया में बेच दिया। मैंने तो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्वायर किया था, 50 रुपया में आपको बेच दिया, तो मेरा तो 50 रुपया पूरा कैपिटल गेन्स है। सही है कि नहीं है? ओके, बोनस शेयर क्लियर है, अनलिस्टेड शेयर का प्रोविजन क्लियर है, राइट शेयर में यह क्लियर है कि बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, राइट शेयर सस्ते दाम में मिलता है ना? तो फिर यह भी क्लियर है कि अगर मैंने खरीदा, मैं ओरिजिनल शेयर होल्डर हूं, मैंने खरीदा तो कॉस्ट 200 है, और मैंने आपको बेच दिया तो 50 रुपया में, मेरा तो 50 रुपया पूरा कैपिटल गेन होगा ना, क्योंकि मैंने तो फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर किया था कंपनी से, बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, राइट शेयर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, आप फॉर्म बेच रहे हैं, आप फॉर्म बेच रहे हैं। फॉर्म इज अ इनटेंजिबल एसेट ओवर हियर, क्योंकि जिसके पास वो फॉर्म रहेगा उसी के पास ये अधिकार है वो शेयर्स के लिए अप्लाई करने का। आजकल ऑनलाइन हो जाता है, अलग बात है। तो मेरे पास फॉर्म आया, मैं देखा अगर 200 रुपया दूं तो शेयर्स मेरे पास आ जाएगा, मेरे को खरीदना नहीं है, तो फॉर्म का क्या करें? आपको खरीदना था, आपको बेच दिया, तो मेरे लिए तो पूरा 50 रुपया कैपिटल गेन हो गया ना, और 1000 शेयर का फॉर्म था इसलिए 50,000 कैपिटल गेन है आपके लिए। 200 रुपए का शेयर्स, 50 रुपए का फॉर्म, 250 रुपया आपका कॉस्ट हो। बोलिए, टेक योर टाइम, श्योर। पेज 181, क्वेश्चन 38। हाउ डू यू सॉल्व इट?
मैं बोल रहा हूं मैं कॉलमनर फॉर्म में कर लूं। बोलो। Are you okay with this? नंबर ऑफ शेयर्स बताइए। बोनस शेयर्स बताओ। जिस समय राइट हुआ आपके पास 15,000 शेयर्स पहले से था। क्योंकि 1:1 है। अगर ये एट ऑल राइट एंटाइटलमेंट बेचता तो फिर राइट शेयर्स नहीं होता, राइट एंटाइटलमेंट जो फॉर्म बेचा उसका कैपिटल गेन होता। यस, वी आर नाउ हैविंग period of holding. We are now having period of holding. वन फोर 2000 से लेकर 30th March 25। उसके बाद 1/10/2001 से लेकर 30th March 25 और राइट शेयर्स का 1/5/24 से लेकर ठीक है। मेरे को अभी बताओ नेचर क्या है। थर्टियथ मार्च को बेचा है, इंडेक्सेशन होगा या नहीं? नहीं होगा। अब आपको बताता हूं शेयर्स में इंडेक्सेशन नहीं होता, वो लिस्टेड शेयर्स के लिए। इसमें रेट ऑफ टैक्स 12.5 है और 23 जुलाई के पहले होता तो 20 होता। इसमें 20 12.5 है। नहीं सर आप तो बताए थे शेयर्स में 10 और 12.5 है। जाकर देखिए वो लिस्टेड शेयर्स के लिए था। जाकर देखिए एक बार, ये प्राइवेट कंपनी का शेयर्स है, ये लिस्टेड हो नहीं सकता है। ये प्राइवेट कंपनी का शेयर्स है, ये लिस्टेड हो नहीं सकता है। आप उस टेबल को देखिए, आप उस टेबल को देखिए, उसमें जो 10 और 12.5 का रेट है वो एप्लीकेबल किसके लिए है? लिस्टेड के लिए एप्लीकेबल है या इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए?
इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अनलिस्टेड. अनलिस्टेड इसी में फॉल करेगा. आर यू ओके विद दिस? Now we are having full value of consideration. कितना होगा? Actual sale value or fair market value, whichever is higher. कितना है? 35 लाख, 27 लाख 50, 8250. Cost of acquisition, $10,000 इंटू 21 ना, 20 रुपीज ना, बिकॉज 2001 का मार्केट प्राइस ले लेंगे, विचर इज हाइयर. ये 2001 के बाद एक्वायर किया है. 2001 के पहले एक्वायर किया होता तो यू कुड हैव टेकन हिस्टोरिकल कॉस्ट या 2001 का मार्केट प्राइस, whichever is higher. आया ना? ऐसा है ना? नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है. आप बताओ, ऊपर का सब क्लियर है? ऐसा है ना कि ओरिजिनल शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा 12 रुपया है, लेकिन 2001 का मार्केट प्राइस 20 रुपया, तो आई एम गोइंग टू टेक 2001 का मार्केट प्राइस. सही है? आई एम सेइंग ओनर शेयर्स तो आपको 2001 के बाद मिला है ना. ओनर शेयर्स तो 2001 के बाद मिला है, तो उसका कॉस्ट तो नील ही होगा. मान लो ये 2001 के पहले मिलता तो आप लेते नील या फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिच इज हायर. क्लैरिटी है आपको? श्योर? कौन सा डेट वाला कहानी आप बताओ मेरे को? 23 जुलाई वाला? हाँ, कोई भी एसेट अगर हम लोग 2001 के पहले एक्वायर करते हैं तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या 2001 का मार्केट प्राइस, विच इज हायर, लेते. ये हाँ, आप में कहा है, देख लेते हैं. आपका पेज 157, फर्स्ट पॉइंट. तो सारे एसेट्स का सेम रूल है, तो बहुत सम्स इस पर किए. सारे एसेट्स का सेम रूल है कि एसेट 2001 के पहले एक्वायर करेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट 2001 का मार्केट प्राइस, विच क्लियर है? नहीं, कोई बात नहीं उसमें. अच्छा है, पूछना चाहिए ना. बोनस शेयर जो है उसका रूल जो है पेज 177 में है. एक बार पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फिर क्या क्वेरी है पूछो.
बोनस शेयर मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? निल होगा। और अगर बोनस शेयर 2001 के पहले मिला तो वही रूल है ना सारे एसेट्स का, हिस्टोरिकल कॉस्ट या 2001 का मार्केट प्राइस, विचर इज हाइयर। हिस्टोरिकल कॉस्ट निल है, जब मार्केट प्राइस से कंपेयर करोगे तो मार्केट प्राइस ही हाइयर आएगा। लेकिन इस सम में मेरे को 2001 के पहले नहीं मिला है, मेरे को अक्टूबर 2001 में मिला, इसलिए मैंने कॉस्ट निल लिया है। आगे बढ़े हम लोग। राइट शेयर्स का कॉस्ट क्या है? अगर आप ओरिजिनल शेयर होल्डर है तो अमाउंट पेड टू द कंपनी, अगर आपने फॉर्म खरीदा है तो अमाउंट पेड टू द कंपनी प्लस पेड फॉर द फॉर्म। बोलो 15,000 इंटू 100 रुपया, 90 रुपया तो प्रीमियम है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो 100 रुपया इशू प्राइस हुआ। ₹10 फेस वैल्यू है, प्रीमियम 90 नहीं दिया तो ये तो स्टैंडर्ड एजम्पशन है ना, और क्या करोगे? ये तो लिख दो 1 रुपया की, 100 रुपया की, 2,000 की, क्या वो भी एजम्पशन है, लिख दो। 10 रुपया ही मानोगे ना, काउंटिंग स्टूडेंट हो, स्टैंडर्ड एजम्पशन वही करोगे ना। हम है एप्लीकेशन ना ढूंढे, कोई भी एसेट 2001 के पहले एक्वायर किया, मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट 2001 का मार्केट प्राइस ले लिया, विच इज हाइयर। सारे एसेट्स के लिए सेम रूल है। तो इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या होता है? 23 जुलाई के पहले 20% विद इंडेक्सेशन, उसके बाद 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन है। तो 10 और 12.5 था ना, 15 और 20 था ना, वो सिर्फ लिस्टेड शेयर्स के लिए था। आर यू ओके विद दिस? बोनस शेयर का कॉस्ट तो नील ही रहेगा डियर, ले रहा हूं डियर, बोनस शेयर का कॉस्ट तो नील ही रहेगा, बिकॉज 2001 के बाद मिला, 2001 के पहले मिलता तो नील या मार्केट प्राइस विच इज हाइयर लेते। राइट शेयर 90 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपया फेस वैल्यू है, तो 100 रुपया इज द इशू प्राइस। क्या क्वेरी है? राइट इशू ऐसा है ना, आपके पास 10,000 शेयर था, फिर एक बोनस मिला 2 शेयर में, 2 शेयर में एक बोनस, तो 10,000 में 5,000 राइट बोनस पहले आया। अब राइट जब आया वो 1:1 में आया 2024 में, तो तब तक आपके पास 15,000 शेयर ऑलरेडी है। 1:1 मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको 15 एक और राइट शेयर मिलेगा। आपके पास 15,000 शेयर है तो आपको 15,000 राइट मिलेगा। ठीक है, और कहां क्वेरी है? बड़ा बेसिक सा सवाल है। अभी बिफोर वी स्टार्ट विथ लिस्टेड शेयर्स, हम लोगों को टैक्स रेट एकदम क्लियरली समझ लेना, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं एक बार आप टैक्स रेट का टेबल आज फिर से देखें, फिर से देखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 37 अटेम्प्ट करें। क्यों? बिकॉज अभी तक जितने भी सम्स हम लोगों ने किए हैं वो सब इस साइड के किए, और आज इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक लिस्टेड शेयर्स आ गया है। आज इस पे भी करना है। 2 टास्क दे रहा हूं। टास्क नंबर 1, आप 100% इंश्योर कर लें आपको पेज 177 लर्न है। मैं जब लिस्टेड शेयर्स में जाऊंगा उस समय इन क्वेश्चंस को इन्वोक मत करिएगा।
इसमें मैंने लिस्टेड शेयर्स का बताया नहीं है, लेकिन अनलिस्टेड का तो बता दिया। तो मैं बोल रहा हूं पेज 177 आप 100% इंश्योर कर लें आपको क्लियर है। अगर 177 क्लियर है तो रेट ऑफ टैक्स वाले में फिर से जाएं, इंश्योर कर ले कि रेट ऑफ टैक्स आपको क्लियर है, और क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 37 अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं लिस्टेड शेयर स्टार्ट करूंगा। प्लीज प्रोसीड अहेड। वन 177 सब लोग देख लें, क्लियर है। रेट ऑफ टैक्स सब लोग देख लें, क्लियर है सिंपल, आप लोग का किया हुआ है। मेरे को फिर से बताएं 10 और 12.5 किस में है? सिर्फ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन होता है? म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं। आप जब म्यूचुअल फंड को रुपया देते हैं तो या वो आपका रुपया इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं या वो रुपया आपका डेट में लगाते हैं। जब म्यूचुअल फंड्स आपका रुपया इक्विटीज में लगाता है, इक्विटी शेयर्स में, तो उसको बोलते हैं इक्विटी फंड। जब म्यूचुअल फंड आपका रुपया डेट में लगाता है तो उसको बोलते हैं डेट फंड। डेट फंड इधर आ जाता, इधर आएगा ऑब्वियसली, सब कुछ तो इधर ही है। इधर कितने एसेट्स हैं? केवल दो। कौन से दो? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड। जब आप इक्विटी शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचते हैं, इक्विटी शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचते हैं, कैसे बेचेंगे? मैंने आपको बताया, इतने सारे ऐप्स हैं, डायरेक्टली बेच दो, आया ना? और ब्रोकर को बोलो, ब्रोकर बेच देगा। तब फिर ये लोग क्या करते हैं, 0.1% आपसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स चार्ज कर लेते हैं। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड तो आप कैसे भी बेचो, इसमें लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ नहीं होता है, ये तो म्यूचुअल फंड है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में लिस्टिंग होना जरूरी है। लिस्टेड कहां पर है? स्टॉक मार्केट में। मैंने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट के थ्रू बेच दिया, या इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है वो रिडीम करवा लिया। अब क्या होगा, वो लोग मेरे से 0.1% एसटीटी चार्ज करेंगे। मैंने बेचा था 1000 में, अगले दिन मेरे पास आया 995। मैंने पूछा यार 1000 रुपया में बेचा, 995 कैसे आ रहा है? बोला 0.1% तो हमारा एसटीटी है और 0.4% ब्रोकरेज है आपका, तो आपको 5 रुपया काट के दिया है। क्योंकि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में गवर्नमेंट ऑलरेडी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ले लेता है। गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स को कम रखा है, 23 जुलाई के पहले 10, फिर 12.5। इसमें इंडेक्सेशन कभी मिलता ही नहीं है, पहले भी नहीं मिलता था। और शॉर्ट टर्म में रेट क्या है? 15/20। बाकी तो आपको पता है, 20 विद इंडेक्सेशन, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। 23 जुलाई के बाद 12.5%, और शॉर्ट टर्म में तो नॉर्मल रेट है ही। इसमें मैं बहुत कॉशियस रहता हूं, क्योंकि आपका 95% कैपिटल गेन हो चुका है, और ये 5% कर लिया तो इसके बाद अब सिलेबस में कुछ बचा नहीं है। अदर सोर्सेज डैम इजी, और उसके बाद मेरे को सिर्फ 5 हेड्स इंटीग्रेट कर, चैप्टर 6 से उसी के साथ हो जाएगा,
टैक्स कंप्यूटेशन उसी के साथ हो जाएगा। तो एक प्रकार का ये दैट वाइज इट्स लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट। अदर सोर्सेज इज वेरी इजी। कैन आई प्रोसीड अहेड? कैन आई प्रोसीड अहेड? तो पेज 181 क्वेश्चन 37। पेज 181 क्वेश्चन 37। ये सारे ट्रांजैक्शन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई एज्यूम कर रहा हूं। राइट? इसमें श्योर रहना आपको बहुत जरूरी है आज। कितने एसेट्स में 10 और 12.5 का कॉन्सेप्ट है? 2। बाद बाकी सब अदर केस में चले गए। क्यों? क्योंकि इसमें एसटीटी लग जाता है, इसीलिए 1,25,000 का एग्जेम्पशन दे रहे हैं। इंडेक्सेशन कभी नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म का रेट क्या है? 10/12.5। वो भी म्यूचुअल फंड में तो हमेशा लगता है, इक्विटी में। और शेयर्स में कब लगता है? जब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचे। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचे, तभी तो एसटीटी लगेगा। क्लास के बाद एक स्टूडेंट आया, उसने मेरे से रिलायंस का शेयर्स खरीद लिया, तो उसने तो स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं खरीदा, तो एसटीटी चार्ज कैसे होगा? स्टॉक मार्केट में तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो सिस्टम ही पकड़ लेता है। जब आप स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स बेचते हैं, सिस्टम पकड़ लेता है, 0.1% काट के सीधा गवर्नमेंट को भेजता है, बैलेंस रुपया ही आपको भेजता है। तो आप वहां उससे एस्केप नहीं कर सकते। आई ओके? बताओ, इक्विटी शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या रेट है? 12.5%, लेकिन इसमें एसटीटी नहीं लगेगा। इधर बताओ, नॉर्मल रेट मतलब वही स्लैब वाला रेट, 3 लाख तक नील, फिर 3 से 7 5% एंड सो ऑन। क्लियर है? बोलो। नो एसटीटी, और इधर नॉर्मल रेट। इधर इधर नॉर्मल रेट। क्लियर है? कैन आई से कि 23 जुलाई के पहले इन तीनों में 20% विथ इंडेक्सेशन होता? इन प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब आप समझ रहे हैं, आमने सामने बेचना, स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं बेचा। स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं बेचा तो एसटीटी नहीं लगा, एसटीटी नहीं लगा तो अदर केस में चला जाएगा। 10 और 12.5 में कितने एसेट्स हैं? कौन से दो? इक्विटी फंड हमेशा, और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जब स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचे। इक्विटी फंड हमेशा और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जब स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचे। इन तीनों में कहना है से 20% होगा विथ इंडेक्सेशन, अगर 23 जुलाई के पहले काम हुआ है तो। अच्छा, अभी इधर बताओ, 12.5% और विथ एसटीटी। एक चीज बता दूं आपको, एग्जाम में एसटीटी का कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है सर? हमारा सिलेबस इनकम टैक्स है, हमारा सिलेबस जीएसटी है, हमारा सिलेबस एसटीटी नहीं। ठीक है ना? अलग टैक्स है, हमारे सिलेबस में तो है नहीं। हमको मार्क्स इनकम टैक्स कैलकुलेशंस पर है। अभी बताओ, मतलब एक चीज तो तय है,
लिस्टेड इक्विटी शेयर्स दोनों कैटेगरी में हो सकता है। अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचे तो इधर है, और स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं बेचे तो अदर केस में चला जाएगा, लेकिन इक्विटी फंड हमेशा इधर ही आएगा। इधर बताओ, हाँ 20% विथ एसटीटी, 20% विथ एसटीटी। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है आपको, और स्लो रहना बहुत जरूरी है। अभी एक सम किए थे, उस सम में 3 कॉलम बने थे, तीनों में रेट ऑफ टैक्स लिखिए तो 38, कैन आई प्रोसीड, कैन आई से, यहां 12:30 है, यहां 12:30 है, यहां ये किसमें होगा? नॉर्मल होगा ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का शेयर्स है, लिस्टेड है नहीं। साढ़े 12 में कितने एसेट्स आते हैं? एक इक्विटी फंड हमेशा, दूसरा लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वो भी जब स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचे। ये लिस्टेड ही नहीं है तो अदर केस में जाएगा, बाद बाकी सब अदर केस में है। मेरे को आपको कंफर्म करना पड़ेगा आखिरी बार, बिकॉज आई एम मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। आपको रेट ऑफ टैक्स में क्लैरिटी है। बोलो, इक्विटी म्यूचुअल फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जब स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचा 10 और 12:30, नो इंडेक्सेशन, हमेशा 1/25 का एग्जेम्पशन, और शॉर्ट टर्म में 15/20, शॉर्ट टर्म में कोई 1/25 का एग्जेम्पशन नहीं। एनी अदर केस, बात मतलब इक्विटी फंड और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जब स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचा और एसटीटी उसमें लग रहा है, बाद बाकी सब इधर आ जाते हैं। 20 विथ इंडेक्सेशन, या 12:30 विदाउट इंडेक्सेशन, या लैंड बिल्डिंग में चॉइस, या शॉर्ट टर्म नॉर्मल। कैन आई प्रोसीड अहेड? चलिए, पेज 178, mark these as very very important always। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी फंड में क्या होगा? नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड। बोलो, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड। कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन अगर आपने 2018 के पहले एक्वायर किया है तो 2018 का मार्केट प्राइस और कॉस्ट विचर इज हाइयर। रुको, अभी रुको। सब जगह नियम है एक्चुअल कॉस्ट लेते हैं, और 2001 के पहले एक्वायर किया तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या 2001 का मार्केट प्राइस विचर इज हाइयर। हाँ या ना? जिस प्रकार से सारे एसेट्स में 1/4/2001 का कॉन्सेप्ट है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में कॉन्सेप्ट 1/4/2001 का नहीं, 31 जनवरी 18 का है। जनवरी 18 के पहले क्या है ना, 10% भी नहीं लगता था, ये एग्जेम्प्ट हो जाते थे। बोले सर आप क्या बोल रहे हैं, स्टॉक मार्केट के थ्रू काम करने से टैक्स नहीं लगता था? एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट से थ्रू काम करने से टैक्स ही नहीं लगता था। जब 31 फरवरी 18 को बजट आया, तब गवर्नमेंट ने बोला पहली बार कि मैं अब से शेयर्स में 10% टैक्स लगाऊंगा। अब 12.5 कर दिया 23 जुलाई के बाद, उसको भी बढ़ा दिया।
बट क्योंकि दैट वॉज कंसिडर्ड एज अ मेजर चेंज, एक एग्जेम्प्ट आइटम पे 10% टैक्स लगा रहा है, और अनाउंसमेंट कब हुआ था? 1 फरवरी 2018। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसमें 31 जनवरी 18 का मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट घुसा दिया, क्योंकि द मेजर चेंज हैज टेकन प्लेस ऑन दैट डेट, मतलब उसके अगले दिन, जो भी बोलो। तो सबसे खास बात क्या है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में 2001 का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां जनवरी 18 का कॉन्सेप्ट है, बस यही फर्क है। एक एक करके बताओ, रेट ऑफ टैक्स बताओ। 10/12.5 विथ एसटीटी, 1,25,000 का एग्जेम्पशन। इंडेक्सेशन मिलता है कि नहीं? कभी नहीं मिलता है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में। अनलिस्टेड में मिलता था, क्योंकि वो अदर केस है, वो 20% विथ इंडेक्सेशन में था, अब 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन में आ गया। तो इंडेक्सेशन कभी नहीं मिलता है। रेट ऑफ टैक्स 10/12.5 होता है, 1,25,000 का एग्जेम्पशन होता है। और चौथा बात, इसमें मार्केट प्राइस 2001 का नहीं, 31 जनवरी 18 का लिया जाता है। वो भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ये लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज प्राइस है, लेकिन 2018 के पहले लेंगे तो हायर ऑफ ए और बी है। ए क्या है? एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन बी जैसे 2001 का मार्केट प्राइस होता था, बी 2018 का मार्केट प्राइस नहीं है। बी है 2018 का मार्केट प्राइस या सेल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। बी है सेल वैल्यू या 2018 का मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। हायर ऑफ ए और बी है। ए इज कॉस्ट, बी एक समय होता था 2001 का मार्केट प्राइस, लेकिन यहां पर भी 2001 की जगह 18 है, लेकिन वो भी पूरा वैसा नहीं है। 2018 का मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो आप बताओ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में खास बात क्या है? टैक्स रेट है 10%/12.5, नो इंडेक्सेशन, एग्जेम्पशन ऑफ 125, और फोर्थ बात जनवरी 18। 4 कॉन्सेप्ट इसमें बाकी से अलग है। जैसे इसमें इंडेक्सेशन कभी नहीं मिलता था, 23 जुलाई के पहले भी नहीं मिलेगा। वन टू थ्री फोर, मेक श्योर इट्स ओके। अभी मैं इस 2 पर सम करा रहा हूं। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? हिस्टोरिकल कॉस्ट और 2001 का मार्केट प्राइस की जगह 2018 का मार्केट प्राइस है, लेकिन वो डिफरेंट है। 2018 का मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस, विच एवर इज लोअर है। चेक करिए एग्जांपल। मैं सिचुएशन 1 कराऊंगा, 2, 3, 4 आप कराएंगे। बोलो ना। 10/12.5, नो इंडेक्सेशन, एग्जेम्पशन ऑफ 125, 31 जनवरी 18। ठीक है ना? सिचुएशन 1 कराऊं? Situation 1. So we are having, बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? बोलो, 1250 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ऑफ ए और बी।
Cost of acquisition higher of A or B? कॉस्ट क्या है? इधर क्या है? मतलब आउटराइट 2018 का मार्केट प्राइस नहीं है, 2018 का मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एयर इज लोअर है। कितना है? 850। डू वी हैव क्लैरिटी? डू वी हैव क्लैरिटी? रिमेनिंग सिचुएशन 2, 3, 4 कॉलमनर फॉर्म में सॉल्व करो, बार बार नहीं लिखना पड़े। जैसे सिचुएशन 2, 3, 4, मेरे को फिर से बताओ क्या हो रहा है। हाँ, रिमेनिंग 3 आपको करना है। मेरे को फिर से बताओ क्या हो रहा है। बोले सर इट्स जस्ट लाइक दिस, कंसिडरेशन 1250 है, कॉस्ट इज हाइयर ऑफ ए और बी। ए क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। बी 2018 का मार्केट प्राइस नहीं है, खाली 2018 का मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस विच इज लोअर है। इज इट ओके? रिमेनिंग 3 सॉल्व करो। धीरे धीरे करो, आराम से करो। शेयर्स आप लोग के रोज काम में लगने वाला चीज है।
आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, शेयर्स का ट्रीटमेंट तो मालूम होना ही चाहिए ना। रेट ऑफ टैक्स सब में 12.5 होगा 1/25 के एग्जामिशन के बाद। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? कि जुलाई के बाद बेचा है, 1 अगस्त को बेचा है। धीरे धीरे करना, राइट होगा कैपिटल गेन का सम, फास्ट मत भागना, टाइम रहता है पेपर में। आपको ये लोग सेट ऑफ में बड़ा सम्स देंगे, इस सेट ऑफ में इतना सोचने का नहीं। समझ रहे हैं? सैलरी में 10 नंबर का सम बड़ा सम आता है, सोचने का नहीं है। कैपिटल गेन सोचने का है, तो छोटा क्वेश्चन भी 8 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। मेरा बात समझ रहे हैं? तो हड़बड़ी में मत करना आप। कैपिटल गेन सिर्फ रश करने से ही गलत होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? धीरे धीरे करो। है क्या चीज? हाँ हाँ, आगे बढ़ूं। क्या होता है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है, कुछ देखें म्यूचुअल फंड्स को। हो गया सबका? एक है HDFC इक्विटी फंड, एक है HDFC, एक एक लाइन का गैप दे रहा हूं, हाँ, बैलेंस एडवांटेज फंड। HDFC डेट फंड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी म्यूचुअल फंड में है, फंड ऑफ फंड। अभी क्या होता है ना, ये जो HDFC इक्विटी फंड है, ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है 100%, तो इसको मैं इक्विटी फंड बोलूंगा। ये 100% डेट में कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा डेट फंड। तो कैसे करना है म्यूचुअल फंड में? आप डाउनलोड कर लो HDFC का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लो, पैन नंबर दे दो, बैंक अकाउंट से लिंक करवा लो, ऑनलाइन पेमेंट करके म्यूचुअल फंड खरीद लो। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, जल्दी से नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म रखोगे देन दे विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। ठीक है? अभी क्या हुआ, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो आप कहां जाओगे? इक्विटी फंड में। इक्विटी फंड में हाइयर रिस्क हाइयर रिटर्न, लॉसेज होते हैं तो लॉसेज भी 20-22% हो जाएंगे, रिटर्न मिलते हैं तो 30, 40, 50, 25 ऐसे रिटर्न्स मिल जाते हैं एक एक साल में। डेट फंड में क्या होगा, 6-7%, 8% मिल गया, बस बात खत्म। हाँ या ना? अभी क्या होता है, इसमें रेट ऑफ टैक्स बहुत फेवरेबल है, 10% / 12.5% है। सही बोल रहा हूं? सही है ना? इसमें रेट ऑफ टैक्स क्या है? ये ऑलवेज शॉर्ट टर्म के कैटेगरी में था,
इसीलिए नॉर्मल रेट में जाएगा, एसटीटी भी नहीं लगता है, क्योंकि तो एसटीटी केवल इक्विटी फंड और लिस्टेड शेयर्स में, तो ये अदर केस में चला जाता है। तो रहना, बोलो ये क्या इक्विटी फंड है? ना। ये इक्विटी शेयर्स है? ना। तो ये कहां जाएगा? अदर केस। अदर केस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो ग्रुप है। लॉन्ग टर्म में 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, शॉर्ट टर्म में नॉर्मल रेट। अभी रुको रुको, डी फॉर डेट फंड, डी फॉर डेप्रीसिएबल एसेट, डी फॉर डिबेंचर्स, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं। आदमी इक्विटी फंड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता, एक तो गेन भी 20-25% मिल जाएगा, है ना, और दूसरा इंडेक्सेशन बेनिफिट और मिलेगा। इंडेक्सेशन बोल रहा हूं, 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा, रेट ऑफ टैक्स और कम हो जाएगा। 1,25,000 का एग्जेम्पशन, रिटर्न ज्यादा, रेट ऑफ टैक्स भी कम, कमाएंगे भी ज्यादा, टैक्स भी कम देंगे। और डेट म्यूचुअल फंड में क्या होगा? 7-8% रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ टैक्स भी नॉर्मल। नॉर्मल तो मतलब 15 लाख के ऊपर कमाई हो गया तो 30% लग जाएगा। यहां कहां 10, कहां 30, यहां 8% कमाओगे, टैक्स दोगे, जो भी कमाई होगा उसका 30। यहां रेट ऑफ टैक्स, रिटर्न भी हाई है, टैक्स भी कम है, इसीलिए आदमी इक्विटी फंड में जा रहा है। बैंक्स को उतने फिक्स डिपॉजिट्स नहीं मिल रहे हैं जो एक समय मिलते थे। लोगों को कॉन्फिडेंस है, ये बढ़िया बढ़िया इक्विटी फंड हाउस है, दे हैव परफेक्ट नॉलेज, 2-4 साल 5 साल रुपया लगेंगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा इक्विटी फंड, मिला है। लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ज्यादा, रिटर्न का भी लालच है, रिटर्न भी चाहिए, रिस्क भी नहीं लेना है, टैक्स भी कम देना चाहते हो, आप चले जाओ बैलेंस एडवांटेज फंड। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करेगा? इक्विटी और डेट दोनों में लगाएगा। इक्विटी में लगाएगा तो रिटर्न मिल जाएगा, डेट में लगाएगा तो उतना रिस्क भी नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट के पास, मैंने पूछा, एचडीएफसी के आदमी को बुला लिया, क्या आप चलेगा? एक ही बात है। बोले सर रिस्क लेने के लिए तैयार है, इक्विटी में रुपया लगाना। मैंने लगा दीजिए, आपने 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लगा दिया। बोले सर रिस्क नहीं लेना, बोला डेट फंड में लगा दीजिए, लगा दिया। बोले सर मैं तो थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूं, रिटर्न भी अच्छा मिले। बोला आप एक काम करिए, बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाइए। बोले सर आप क्या करते हैं इसमें? बोले इसमें मैं क्या करता हूं ना, इक्विटी में 65% रुपया और डेट में 35% रखता हूं। मतलब आप 1 लाख रुपया मेरे को देंगे तो मैं 65,000 रुपया आपका इक्विटी शेयर्स में लगाऊंगा और 35,000 डेट फंड में लगाऊंगा। ठीक है? बोलो ठीक है। गवर्नमेंट के पास ये चुनौती था, दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क है, इक्विटी में 12.5 है और डेट में नॉर्मल रेट है, किसमें डालें? तो गवर्नमेंट ने एक नियम फिक्स कर लिया कि अगर इक्विटी में 65% इन्वेस्टमेंट है और डेट में 35 है तो हम जाओ इक्विटी फंड उसको मान लें। यू आर हैप्पी ना? यू आर हैप्पी? इसलिए बोल रहा हूं ना, टैक्स का चिंता सरकार करेगा। अब आप उसमें उदास हो जाओगे कि टैक्स कम हो गया गवर्नमेंट का। इट कुड हैव बीन रिगार्डेड एज इक्विटी, इट कैन बी रिगार्डेड एज डेट। गवर्नमेंट ने बोला मैंने इक्विटीज को मान लिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेलिब्रेट। इसीलिए इसको क्या माना गया बताओ? इसको भी इक्विटी फंड ही मानेंगे और रेट 10/12.5 भी लगाएंगे। मान सकते थे इसको डेट, मान सकते थे इक्विटी,
गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया मैं इसको इक्विटी मानता हूं, अगर 65% रुपया इक्विटी शेयर्स में लगाओ और 35 डेट में लगाओ। अगर ये 60 और 40 हो जाएगा तो ये डेट फंड में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विटी में इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 65 होना चाहिए। ये लोग करते भी नहीं है 60-40, आदमी फिर खरीदेगा ही नहीं ना, क्योंकि इक्विटी में टैक्स कम है, डेट में टैक्स ज्यादा है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी फंड, स्टार मार्क दिया हुआ है, और नीचे जाओ, स्टार मार्क क्या बोल रहा है? इक्विटी फंड मीन्स अ म्यूचुअल फंड वेयर एटलीस्ट 65% ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? अभी क्या हुआ, एक आदमी को अनार का जूस भी पसंद है, वाटरमेलन जूस भी पसंद है, मौसम्बी जूस भी पसंद है, ऑरेंज जूस भी पसंद है, तो मार्केट में गया क्या खरीदें, तो उसने लास्ट में मिक्स फ्रूट जूस ले लिया। ठीक है, बात वही है, किसमें इन्वेस्ट करें सर? 2 घंटा से आप बैठे हैं, किसमें इन्वेस्ट करें सर? मैंने कहा क्या बात है भाई? बोले सर देखिए, इस साल कोटक म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दिया था, उस साल HDFC दिया, मोतीलाल ओसवाल इस साल दिया है, ऐसे करके आप 5 साल का चार्ट निकालिए, कभी कोई अच्छा रिटर्न दिया, कभी कोई अच्छा रिटर्न दिया, कभी कोई नुकसान किया, कभी कोई नुकसान किया। क्या करें सर, कहां इन्वेस्ट करें? मेरे पास 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैंने कहा कर लो किस मिलनी से, समझ में ही नहीं आ रहा है, कभी ये रिटर्न अच्छा दे रहा है, कभी ये दे रहा है, कभी वो दे रहा है। मैंने कहा फंड ऑफ फंड में जाओ। बोले सर मतलब? फंड ऑफ फंड इक्विटी शेयर्स में लगाएगा ही नहीं, फंड ऑफ फंड वापस इन्हीं म्यूचुअल फंड्स को खरीद करके बैठ जाएगा। मतलब ये वो म्यूचुअल फंड है, ये वो म्यूचुअल फंड है जिनका रुपया वापस म्यूचुअल फंड्स में ही लगेगा, वो ये शेयर नहीं खरीदेंगे। म्यूचुअल फंड शेयर खरीदता है, फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड खरीद करके बैठता है, तो सबका एक एवरेज रिटर्न आ जाएगा। मिक्स फ्रूट जूस हो गया। आप इस फंड ऑफ फंड को पूछे कहां लगाया है, बोला 20% लॉन्ग टर्म फंड इक्विटी फंड में लगाया है, 15% कोटक में लगाया है, 25% मोतीलाल ओसवाल में लगाया है, 10% इसमें लगाया है, वो सब में लगा के बैठा है, तो सब म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न मिलेगा। यस यस, इसको क्या माने, इक्विटी फंड माने या डेट फंड माने? तो गवर्नमेंट बोला अगर तुम HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाया जिसमें 65-35 है, हम तुमको डेट फंड मान लेंगे, तुमको रुपया इसी में लगाना पड़ेगा, तुमको रुपया इसी में लगाना पड़ेगा। तुम्हारे 90% फंड्स कम से कम इक्विटी फंड्स में हो, 10% डेट में आई डोंट माइंड। अरे भाई, आप वो 1 साल देख रहे हैं HDFC में अच्छा रिटर्न है, 1 साल देख रहे हैं ICICI फंड में, 1 साल मोतीलाल ओसवाल में, आप किस में लगाएंगे रुपया? कंफ्यूज्ड है। मतलब ये 4 कैटेगरी होते हैं इनके, चारों का तो ट्रीटमेंट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मालूम होना चाहिए ना। डेट फंड मैंने नाम दिया, डेट फंड भी बहुत सारे होते हैं। कोई आदमी बोलता है मैं 5 दिन में इन्वेस्ट करूंगा, 5 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। बड़े बड़े कंपनीज होते हैं ना, ITC हो गया, इन्फोसिस हो गया, उनके पास 2000 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, तो 2 दिन भी इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आ जाएगा। और ये 2000 करोड़ कैश इनके पास कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। 5 दिन बाद इनको किसी को पेमेंट करना है। वहां जो फाइनेंस टीम में रहेगा ना, तो 2000 करोड़ पर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन क्यों रुपया लूज करेगा? वो तुरंत डेट फंड में लगाएगा।
लेकिन वो जो 10 दिन का आप लगाओगे उसको बोला जाता है लिक्विड फंड। वो भी डेट फंड ही है, लिक्विड। नाम ऐसा दिया लिक्विड कि आपको समझ में आ रहा है कि जब चाहे रुपया निकाल लो। एक होता है ओवरनाइट फंड, में 1 या 2 दिन के लिए आदमी रुपया लगाता है। हम और आप लगाएंगे तो कोई लाभ नहीं है उसमें। लेकिन जिनके पास, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिनके पास करोड़ ऑफ रुपीज है, 2 दिन के लिए भी उसमें उनको बहुत रिटर्न मिल जाएगा। 5,000 करोड़ है कोई कॉर्पोरेट के पास, वो 2 दिन भी रुपया लगाएगा 2-3 करोड़ कमा लेगा उसी से। तो वो भी डेट फंड है, उसका नाम है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट, रातों रात पैसा कमा लिया, ओवरनाइट। वो 2 दिन 3 दिन के लिए, 15 दिन करना है लिक्विड फंड कर लो, ज्यादा समय करना है, नाम अलग अलग वो देके रखते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड, अल्ट्रा डेट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड। आपको बता रहा हूं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, शेयर मार्केट के बिना नहीं चलेगा। आप कोई भी क्लाइंट करेंगे वो करता ही है ये सब काम। तो वो सब डेट फंड में आ गए। हमेशा शॉर्ट टर्म मान लिया, नॉर्मल रेट लगा दिया उस पर। आपको क्लियर होना चाहिए ये हमेशा काम आएगा आपके चार्ट। प्योर इक्विटी तो आपको पता ही है, बैलेंस पता चल गया, इसको इक्विटी फंड मानते हैं। लेकिन फंड ऑफ फंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा? बोले फंड ऑफ फंड को हम इक्विटी फंड तभी मानेंगे जब वो 90% रुपया म्यूचुअल फंड में लगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। मतलब आपने उसको ₹1,00,000 दिया, कम से कम 90,000 उसको इक्विटी शेयर्स में लगाना पड़ेगा, कम से कम। और 10,000 रुपया डेट फंड में लगा दे, कोई चिंता का बात। लेकिन वो जो म्यूचुअल फंड का भी सिलेक्शन किया है ना, 90%, वो 90% किस में लगाया है? वो जिस इक्विटी फंड में लगाया है उसका भी 90% इक्विटी में होना चाहिए। जैसे अगर वो इसमें रुपया लगा रहा है तो ये डेट बन जाएगा, उसको रुपया इस टाइप के फंड्स में लगाना पड़ेगा, प्योर इक्विटी फंड्स में। उसको रुपया किस में लगाना पड़ेगा? प्योर इक्विटी फंड्स में। Where mutual fund has invested more than 90% of funds in other mutual fund, such other mutual fund must also invest more than 90% in equity shares. तो इक्विटी में लगाया इक्विटी फंड, जो डेट में लगाया डेट फंड, जो दोनों में लगाया 65% इक्विटी में लगाने से इक्विटी फंड है, नहीं तो जाओ डेट फंड में जाओ, ज्यादा टैक्स दो। और जो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है 90% इक्विटी में लगाए, कौन सा इक्विटी? बेसिकली प्योर इक्विटी हो गया। 8-10% कौन देखता है? वो तो मार्केट क्रैश कर रहा है तो 10% आप डेट में लगा लेते हैं एक बार, बट फंडामेंटली इसको प्योर इक्विटीज में लगाना पड़ेगा, तब इसको इक्विटी का स्टेटस मिलेगा। इक्विटी का स्टेटस मिलने से क्या होगा? बोलो क्या होगा? 10 और 12.5 का एडवांटेज मिल जाएगा। हम लोग अल्टीमेटली किसको प्रिफर कर रहे हैं? सबसे ज्यादा हम लोग बोल रहे हैं फार्मर को, जाओ एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है ना। फार्मर के बाद किसको दिया हमने प्रेफरेंस? टैक्स रेजाइम में बोलो किसको फेवरेबल टैक्स रेजाइम दिया? इन्वेस्टर को। क्यों? इन्वेस्टर अगर रुपया नहीं लगाएगा तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अभी एक कंपनी ने बोला मेरे को सीमेंट फैक्ट्री बैठाना है 1,000 करोड़। कैसे लगाएगा 1,000 करोड़ भैया सीमेंट फैक्ट्री में? हाईवे कहां से बनेगा? एक हाईवे प्रोजेक्ट है 5,000 करोड़ का, एयरपोर्ट बन रहा है 10,000, कहां से रुपया आएगा? किसी आदमी इंडिविजुअली ताकत है 10,000 करोड़ रुपया एक एक हाईवे रोड्स प्रोजेक्ट्स में बनाने का, तो रुपया कहां से आएगा? कंट्री में डेवलपमेंट कहां से आएगा? इक्विटी से। शेयर में जब रुपया लगेगा तब कंपनी बनेगा, कंपनी बनेगा तब हाईवे बनेगा, तब जॉब क्रिएशन होगा, तब जीडीपी ग्रोथ आएगा। लेकिन जो रुपया इक्विटी में लगाता है वो रिस्क भी लेता है, इसीलिए हमने फेवरेबल टैक्स रेजाइम। आज के दिन लास्ट बार बोल रहा हूं,
एनी अदर केस का फर्स्ट बताओ, कितने एसेट 10 और 12.5 में है? केवल 2। हाँ, शोले का डायलॉग था, कितने आदमी थे? 2। कौन 2 थे सर? एक तो हजूर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स था जो स्टॉक मार्केट के थ्रू बिका था, और दूसरा कौन था? इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड क्या होता है? जो प्योर इक्विटी में लगाए वो इक्विटी फंड, जो 65% इक्विटी में लगाए वो इक्विटी फंड, जो दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाए, जो म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में लगाए वो भी इक्विटी, प्योराइडेड, वो प्योर इक्विटी में लगाए। अरे 90-10 छोड़ो, एक बात तो लर्न करने के लिए एग्जाम में प्रैक्टिकल बात करो। इक्विटी फंड क्या? जो प्योर इक्विटी में लगाए, या 65% इक्विटी में लगाए, या प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए, या प्योर इक्विटी में लगाओ या प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाओ, या 65% इक्विटी में लगा दो। बाकी सब डेट फंड। डेट फंड क्या होगा? डेट फंड सबसे नीचे बैठा है। 3 लोग जो है ना, उनको हम लोगों ने नीचे खिसका दिया, तो जाओ नीचे। डेट म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, डेप्रीशिएबल एसेट, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म मान लिया, लगा दो, यहां पर लिख दो। गेन टफ से टल तो मेरा बात, सैलरी, हाउस की अदर सोर्स टैक्स का कमाई ज्यादा, मैक्सिमम टैक्स का कमाई गवर्नमेंट को बिजनेस प्रोफेशन से है, और उसके बाद कैपिटल गेन। बिजनेस प्रोफेशन में रेट ऑफ टैक्स का चक्कर नहीं है। तुम आज नोटिस बोर्ड लगा सकते हो क्या? मैं हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंसल्टेंट हूं। जब भी टैक्स पढ़ने का बात आता है, स्टूडेंट सोचता है एचपी से स्टार्ट कर लिया या सैलरी से कर लिया जाए। एट बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल। बिजनेस प्रोफेशन अगर आपको मास्टरी करना है, 18 डिसअलाउंस। कैपिटल गेन मास्टरी करना है, ये क्योंकि कैपिटल गेन कंप्यूटेशन कोई इशू नहीं है। एफवीसी माइनस कॉस्ट, एफवीसी माइनस इंडेक्स कॉस्ट होगा। बात आ जाता है कि आपके एसेट पे रेट ऑफ टैक्स क्या है। इसीलिए वो बोल रहा हूं, डे 1 से ये रिवाइज करो, और ये तुम लोग के डे टू डे काम। जैसे ही प्रैक्टिकल फील्ड में पैर रखोगे, रोज इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, डेट, सबका ये काम हो रहा है। ठीक है ना? किसको नीचे भेजा? डेट, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर्स, डेप्रीशिएबल एसेट, क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे, हमेशा नॉर्मल रेट होगा। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में अगर स्टॉक मार्केट के थ्रू बेचा तो 10 12.5 है, 15 20 है। और कौन है इसके साथ? दूसरा आदमी कौन है? इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में भी यही रूल है, लेकिन इक्विटी फंड कौन है? जो प्योर इक्विटी शेयर्स में लगाए, या प्योर इक्विटी फंड में लगाए, या 65% इक्विटी शेयर्स में लगाए। तो डेट म्यूचुअल फंड इधर है ना, डिवेंचर भी इधर, और बिल्डिंग वगैरह तो कितनी बार करवा दिया, सारे सब में ही चल रहा है बिल्डिंग। 12.5 20 20% इंडेक्सेशन, 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन, लैंड बिल्डिंग में चाहे शॉर्ट टर्म में नॉर्मल। आगे बढ़ू। अब इसमें मार्केट प्राइस को लेकर झमेला। क्यों झमेला होगा? हाँ, क्यों झमेला होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस था 850 रुपया, लेकिन नेशनल में प्राइस था 900 रुपया। अमेजन और फ्लिपकार्ट में सेम प्राइस है क्या? डिट्टो। के हिसाब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ऑनलाइन मार्केट ही है, का प्राइस में थोड़ा फर्क होता है। कौन सा प्राइस में? गवर्नमेंट ने यहां बोल दिया कि जाओ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी फंड। शेयर्स तो लिस्टेड होने से ही 10 12.5 है। म्यूचुअल फंड में ऑलवेज 10 12.5, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, वी डोंट केयर। तो गवर्नमेंट बोल रहा है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी फंड में
कोई भी स्टॉक मार्केट का हाईएस्ट प्राइस ले लो, क्या लो सर, नहीं समझना है। दिन 31 जनवरी मार्केट में रिलायंस का शेयर खुला 2,000 रुपया, 9:15 बजे 2,000 रुपया पे ओपन हुआ। कितना? 2,000। अब स्टॉक मार्केट आपको पता है ना, वो बीपी की तरह फ्लक्चुएट करता है एक सेकेंड में। 9:16 पे 10 रुपया बढ़ा, फिर 17 पे 20 रुपया गिरा। नो दिस ना, एक एक मिनट में प्राइस चेंज होते रहता है, एक एक सेकेंड में। यू नो दिस। अल्टीमेटली वो बढ़ता घटता जाते जा। उस दिन ओपन हुआ 2,000, बंद हुआ 2,100 पर, लेकिन 2:30 बजे पीक पे था 2,200 रुपया, 3 बजे लोएस्ट था 1,900 रुपया। आपको ये चीज पता है, स्टॉक मार्केट में प्राइस एक एक समय होता है, तो मार्केट 9:15 पर खुलता है तो 2,000 रुपया था, 3:30 बजे 2,100 था, तो खोला 2,000 पे, बंद हुआ 2,100 में। इस बीच बहुत कुछ, 2,200, कभी 2,150, कभी 1,900, ऐसे फ्लक्चुएट। तो हाईएस्ट प्राइस में से कौन सा है? 2,200। 2,000 में ओपन हुआ, 2,100 में बंद हुआ, नीचे में 1,900 गया, ऊपर में 2,200 गया, तो हाईएस्ट कौन सा है? जाओ हाईएस्ट प्राइस के लिए, जी ले अपनी जिंदगी। क्योंकि जितना मार्केट प्राइस हाईएस्ट, उतना कॉस्ट में हाईएस्ट बैठ जाएगा, तो टैक्स तुम्हारा कम लगेगा। तो इन्वेस्टर को राजी कर दिया कि जा 31 जनवरी का हाईएस्ट प्राइस ले ले, जी ले अपनी जिंदगी। एक दूसरा शेयर 1,000 में खोला, 1,010 रुपया में बंद भी हो गया, लेकिन दिन में 1 बजे वो 1,100 में था, कभी 900 में भी गया था। तो हाईएस्ट कौन सा है? 1,100 लेंगे। ठीक है, बोलो ठीक है। इसीलिए एक मिनट रुक जाओ, इसीलिए मैंने बोला है लिस्टेड शेयर्स में भी बोनस शेयर का कॉस्ट निल है, लेकिन 2001 की जगह 2018 को इन्वोक कर दिया। बोनस शेयर का कॉस्ट तो निल ही है। 2001 के पहले एक्वायर करेंगे तो 2001 का मार्केट प्राइस, लेकिन लिस्टेड में तो 2001 है नहीं, लिस्टेड में उसकी जगह 2018 चलेगा, चलेगा। पेज 181, क्वेश्चन 39। ये 1517 रहे। मैं संग में कराऊंगा। पहला सम है, मैं प्रोसीड। लिस्टेड शेयर्स है ना, बहुत बार पढ़ने के लग जाते, अरे क्या किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता, इस सब्जेक्ट में ऐसा हो जाए सम आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें,
पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा हो जाए तो तीसरा आप देखने का समझ बनने लगता है। जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा, मैं उसको बोलता हूँ कोई खास बात नहीं है, एक पर्टिकुलर्स तो लिख लो। हाँ हाँ, कितने प्रकार के शेयर है ये तो बताओ। तो ओरिजिनल शेयर्स, फर्स्ट बोनस, सेकंड बोनस। बहुत बार हुआ स्टूडेंट से कहा, स्टूडेंट्स का भी कभी बीच में कैपिटल गेन का समझ नहीं हो रहा। मैं एक काम करो, तुम है ना ज्यादा बॉदर मत कर, तुम खाली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग लिख कर बैठ जाओ। जब दो लिख लेगा, अब उसको मालूम है कॉस्ट माइनस करना है, कॉस्ट खोजेगा, मिल जाएगा। अभी बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स लिख लें, कितना है, 1000, फिर 1000, फिर बोलो। आपको पिछले बार डाउट हुआ था उस पर, 1000 है, फिर 1:1 दिया, नहीं 1000 पे 1000 मिल गया, 2000 हो गया उसके पास, अब 2000 पर फिर 2000 मिल रहा है। 2000 पे 1:1 मिल रहा है। ठीक है, अब बताओ कैपिटल गेन में पहला स्टेप क्या होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो कर ही लो। वही बोल रहा हूं, सम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप खाली एक एक स्टेप करो, सम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कोई भी पीरियड ऑफ होल्डिंग बैठाओ, पीरियड ऑफ होल्डिंग बताओ, 1:1 से 1:6 24। ठीक है, हम्म, करो। अब क्या बैठाओगे, अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर क्या बैठाओगे, कॉस्ट। अभी तो एक सम किया था, इसमें एक ही कॉलम है, तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को क्लोज कर लेना, कॉस्ट को क्लोज कर लेना, फिर अलग से लिख लेना D-E। ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो कर सकते हैं आप, अभी तो सम किए थे।
थर्ड वाला याद रखिएगा 2018 के बाद का ही है, तो इसमें एनी केस 2018 का मार्केट प्राइस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। 2001 के पहले लेने से 2001 का मार्केट प्राइस, 2018 के पहले एक्वायर करने से 2018 का मार्केट प्राइस, बाद में एक्वायर किया तो जो कॉस्ट है वही है। अभी इतना दिन क्या करते थे, 2001 का मार्केट प्राइस ले लेते थे। अब कहानी बदल गया, 2001 का मार्केट प्राइस नहीं लेंगे, 2018 का मार्केट प्राइस या सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब लोअर कौन सा है, मार्केट प्राइस ही लोअर है, क्योंकि बेचा तो 4000 में है, हाँ या ना, बेचा तो 4000 में है और मार्केट प्राइस लोअर ही दिख रहा है मेरे को, तो कौन सा ले मार्केट प्राइस, जो सबसे ज्यादा है। तो हो गया, तो अब और कुछ है कैपिटल गेन में, थोड़े बहुत थ्योरी हैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। मैं जो एक्स्ट्रा क्लास का बात कर रहा था, इस सैटरडे को तो है ही, दिन बन जाए तो अलग बात है, बट अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में इस सैटरडे को जो टेस्ट पेपर सॉल्व करवाना है वो हम लोग करेंगे। नॉर्मल क्लास, उसके बाद टेस्ट पेपर फास्ट एग्जाम के। हाँ है? नहीं, सब हेड्स रहेंगे उसमें, दिखाना है ना मेरे को 5 हेड्स कैसे इंटीग्रेट होते हैं। क्या लेंगे, कॉस्ट। है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स में भी मत जाओ, करा रहा हूं, धीरे धीरे चलो। फिगर पहले बताओ, क्लियर है। बोलो। हम्म, है सब में खाली कैपिटल गेन्स मांगा, टैक्स तो मांगा नहीं है, तो हिसाब से नहीं दिखाएं तो चलता है, लेकिन खाली नॉलेज के लिए कर लूं, कोई तकलीफ है। क्योंकि 23 जुलाई के पहले हुआ है, इसलिए 10%, क्योंकि दोनों ही तो लॉन्ग टर्म है ना, यही तो नियम है ना। 10/12.5 आफ्टर एग्जामिशन ऑफ 125, और लॉन्ग टर्म है, दोनों मिलाकर होगा, सब में तो एक 25 का अलग नहीं मिलेगा।
बोनस का कॉस्ट तो नीली है ना, फ्री में मिला है, क्योंकि जनवरी 18 के पहले है। जो चीज स्पेसिफाइड डेट के पहले है, बाकी एसेट्स में 2001 है, इसमें 2018 है, उसके पहले एक्वायर करे तो मेरे पास सुविधा है उसका मार्केट प्राइस लेने। कोई भी एसेट अगर 2001 के पहले एक्वायर किया तो आई कैन टेक 2001 का मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच इज हायर, बस वो 2001 की जगह 2018 का डेटेड लिस्टेड शेयर्स पे। लेकिन जो 2018 के बाद एक्वायर किया उसमें तो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट है, उसमें तो मार्केट प्राइस नहीं ले सकते। डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा हूं, दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें अगर ब्रोकरेज ऑन परचेज होता तो क्या होता, कॉस्ट में जुड़ जाता। ब्रोकरेज ऑन सेल होता तो एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर बोलकर माइनस हो जाता। जैसे खरीदते समय ब्रोकरेज लग रहा है, बेचते समय ब्रोकरेज लग रहा है, ऐसे ही खरीदते और बेचते समय एसटीटी भी तो लग रहा है ना। इन एसटीटी एक टैक्स है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसलिए खरीदते समय का जो एसटीटी है वो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, इग्नोर। बेचते समय का जो एसटीटी है वो एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर बोलकर माइनस नहीं होगा। दिस इज वेरी वाइटल। इशू 8, एसटीटी कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में माइनस नहीं होता है। इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर ट्रांसफर, इट इज अ टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है, इसलिए ये कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में न कॉस्ट में जोड़ सकते हैं, न एक्सपेंडिचर फॉर ट्रांसफर बोलकर माइनस होगा, इग्नोर कर देना उसको, हम उसका कोई बेनिफिट नहीं देंगे आपको। क्लियर है? बहुत वाइटल पॉइंट था। इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड होना चाहिए। इसमें क्या लेते हैं, कॉस्ट, तो कॉस्ट ही लेते हैं। अगर 2018 के पहले एक्वायर किया तो 2018 का मार्केट प्राइस ले सकते हैं। तो लिस्टेड में कौन सा मार्केट प्राइस लेते हैं, उस दिन का जो 31 जनवरी 18 को जो हाईएस्ट प्राइस था। है इक्विटी फंड तो मैंने कहा ना लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों होता है, हमेशा एसटीटी लगता है। लिस्टेड है तो 31 जनवरी का 18 का हाईएस्ट प्राइस आया ना। अनलिस्टेड इक्विटी फंड अनलिस्टेड है तो मार्केट प्राइस कहां। इक्विटी फंड में तो मार्केट प्राइस के जगह एक टर्म यूज करते हैं एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। मार्केट प्राइस ही है। जैसे एक बात बताओ, बिल्डिंग में मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है, स्टैम्प डिपार्टमेंट वैल्यू है ना। तो म्यूचुअल फंड में मार्केट प्राइस का दूसरा नाम क्या है, नेट एसेट वैल्यू। मैं क्या करूंगा, मैं एचडीएफसी फंड को फोन करूंगा या मेल करूंगा कि मेरे को 31 जनवरी 18 का आपका जो मार्केट प्राइस या एनएवी है, मार्केट प्राइस या एनएवी एक ही चीज होता है यहां पर, वो मेरे को मेल में आप भेजिए। उन्हीं को पूछना होगा। मतलब अभी तो गूगल में सब मिलता है, टाइप करो मिल जाएगा। लेकिन अदरवाइज क्या है, गवर्नमेंट बोला इक्विटी शेयर्स में तो उस दिन का हाईएस्ट प्राइस लेंगे। म्यूचुअल फंड लिस्टेड है तो हाईएस्ट प्राइस उस दिन का, और म्यूचुअल फंड अगर लिस्टेड नहीं है तो जो भी उस दिन का मार्केट प्राइस है उन्हीं को पूछना होगा आपको। कोटक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो उनको फोन करो, मेल करो, गूगल में सर्च करो। मार्केट प्राइस तो एनएवी उसका दूसरा नाम है, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं को पूछना पड़ता है। क्लियर है? आपको पता है पेटीएम का शेयर्स अभी 1-2 साल पहले लिस्टेड हुआ था। पेटीएम, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कॉस्ट ही लेते हैं, लेकिन 2018 के पहले एक्वायर किया तो 2018 का मार्केट प्राइस है ना।
ये क्या बोल रहे हैं चेक करो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि शेयर लिस्टेड है 2024 में, लेकिन 2018 में वो लिस्टेड नहीं था। तुम तो 2016 से खरीद करके बैठे हो। इनका जोमेटो में बहुत बड़ा स्टेक है, आपका स्विगी में बहुत बड़ा स्टेक है, इनका पेटीएम में बहुत बड़ा स्टेक है। 2024 में आज के दिन वो लिस्टेड हैं, लेकिन जब आप एक्वायर किए थे 2015 में, आप पहले से इन्वेस्ट करके रखे थे, पहले से इन्वेस्ट करके रखे थे। उस समय वो जनवरी 18 का मार्केट प्राइस मिलेगा कहां से, क्योंकि उस समय तो वो अनलिस्टेड थे। आपने कब एक्वायर किया था बताओ? आपने एक्वायर किया था आपने एक्वायर किया था 1 लाख में। कब एक्वायर किया था बोलो? 12-13 में। बेचते समय वो लिस्टेड हैं, तो बेचते समय तो एसटीटी लगाई है। तो तुम तो 10 और 12.5 का एडवांटेज लेना चाहते हो, ना? बोले सर 31 जनवरी का मार्केट प्राइस क्या है? मैंने कहा देखो स्टॉक मार्केट का हाईएस्ट प्राइस। बोला सर उस दिन तो लिस्टेड ही नहीं था। लिस्टेड तो आज हुआ है, बाद में हुआ था लिस्टिंग। मैंने कहा 31 जनवरी 18 मतलब 17-18। हाँ, 31 जनवरी 18 मतलब 17-18। मैंने कहा 17-18 का इंडेक्स कॉस्ट निकाल। 17-18 का इंडेक्स बताओ। हम्म, 12-13 का इंडेक्स बताओ। 1 लाख, यही इसका मार्केट प्राइस। एक मिनट से बेसी नहीं लूंगा। मेरे को बताओ, स्टेट शेयर्स में और इक्विटी फंड में 10% या 12.5% का टैक्स है एसटीटी लगने पर। आप क्या लेते हैं सर? कॉस्ट लेते हैं। लेकिन 2018 का पहले लें तो 2018 का मार्केट प्राइस ऑफ कॉस्ट विचर इज हाइयर है। 2018 का मार्केट प्राइस निकालोगे कहां से? तो उस दिन का हाईएस्ट प्राइस। तब म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड था, जाओ उनको पूछो, मेल करेंगे वो लोग, कर देते हैं। उनके साइट पे भी दिया। लेकिन शेयर्स में तो एक प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हैं 2018 का 31 जनवरी का हाईएस्ट प्राइस, 2018 में तो उस दिन अनलिस्टेड था वो। मैंने कहा तुमने कब खरीदा था? बोले सब बेचते समय लिस्टेड है। हमने बेचा 4 लाख में, बेचते समय वो लिस्टेड है। खरीदा था 12-13 में तो वो अनलिस्टेड था। तो सर 2018 का मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? मैंने कहा 2018 का इंडेक्स कॉस्ट निकाल लो, वही मार्केट प्राइस है। हमारा कैपिटल गेन 264। तब तक का नहीं है, 31 जनवरी 18 का मार्केट प्राइस चाहिए। लेकिन 31 जनवरी 18 का मार्केट प्राइस नहीं है, तो उस दिन का जो इंडेक्स कॉस्ट है उसी को मार्केट प्राइस मान। उस दिन का जो इंडेक्स कॉस्ट बैठता है मान लो, उसी हिसाब से बढ़ता वो भी, वही मार्केट प्राइस है उसका। दैट टेक्स केयर ऑफ टुडेज क्लास। इसमें सिर्फ थ्योरी, वो भी कुछ तो आपको आता ही है।
अगले दिन कल ये 10-15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग 10 सोर्सेस। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। कल का टास्क है पेज, आज का जो 2 पन्ना पड़ा है 177, 178, 179, 80, 10-15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट, कोई टाइम नहीं लगता।